जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू, आज हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस लेसन का नाम है झारखंड के जनगणना 2011। हालांकि लेटेस्ट अगर देखा जाए तो 2011 ही है बाबू। हालांकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होने का नियम है, लेकिन 2021 पे होने का नियम था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुई। तो हम सभी लोगों के लिए अगर देखा जाए लेटेस्ट जनगणना के तौर पे तो वो 2011 का ही जनगणना है। जनगणना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम आप लोग को ये आश्वस्त करवा दें कि जितने भी यहाँ आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो जेपीएससी और जेएसएससी स्तर से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, झारखंड जीके को अगर इस प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 100% आपकी रिजल्ट होगी। अगर बाबू कोई स्टूडेंट, अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर कोई दूसरे यहाँ का स्टूडेंट 80 प्राप्त कर पा रहा है अंक, तो मेरी गारंटी है कि आप 85 जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई 85 कर रहा है तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप 90 जरूर कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम जितने भी चीज आपको पढ़ाएंगे, सारे चीजों का कारण सहित हम आपको बताएंगे। हर काम करने के पीछे जिस प्रकार से कोई ना कोई कारण होता है बाबू, ठीक उसी प्रकार से कोई भी टॉपिक पढ़ने के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। हालांकि अभी हम आपको जनगणना पढ़ा रहे थे तो हम आपको एक आंकड़ा दे देते कि जनगणना का बाबू लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, यहाँ की महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, बाबू यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है। ये सारी आंकड़ा हम आपको दे सकते थे, लेकिन मैंने आपको यही बताया कि कोई भी चीज हम पढ़ेंगे तो कारण सहित पढ़ेंगे। अर्थात कोई भी अगर आप काम करते हैं तो काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ रहता है, क्यों ना ही वो आपका स्वार्थ ही छुपा हो। ठीक उसी प्रकार से कोई भी हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो कारण सहित पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। साथ ही साथ हम एक यहाँ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे बाबू। आप लोगों के द्वारा ही एक कमेंट किया गया है ना, यही है संतोष कुमार जी। कई प्रकार के ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार के कमेंट जो है, लेटेस्ट कमेंट संतोष कुमार जी के द्वारा मिला है। ये कह रहे हैं कि फ्री में पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई करने की। हालांकि हम हिंदी की क्या बात करें बाबू, हम आपको पूरी तरह से हम ऐसा नहीं है कह रहे हैं, हम झारखंड जी के खोरठा और हिंदी का तो आप टेंशन छोड़िए दीजिए। हम इस स्तर से आपको तैयार करेंगे कि आपके सिर्फ एग्जाम में नहीं निकलेगा, आप किसी को पढ़ाइयो सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको तैयार करेंगे। यही फ्री की व्यवस्था तो बाबू देखिए 100% फ्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ फ्री के बराबर ही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है बाबू हम ही सारा चीज आपको पढ़ाएंगे। झारखंड जीके की बात करें, खोरठा की बात करें, या कोई खोरठा हो, जेपीएससी का खोरठा हो, जेएसएससी का खोरठा हो, जेएसएससी में आपका +2 का खोरठा हो, सीजीएल का खोरठा हो, आपका उत्पाद सिपाही का खोरठा हो, दरोगा का खोरठा हो, कोई भी खोरठा हो, हम आपको बेहतर ढंग से पढ़ाते आए हैं और पढ़ाते रहेंगे। देखिए बाबू, मेरे पास तो हम ऐसा नहीं है कि फोन उठाने वाला अलग स्टाफ रखे हैं, चाय पिलाने वाला अलग स्टाफ रखे हैं, पढ़ाने वाला को भी हम रखें। मेरे यहाँ खर्चा है ये नहीं है। जब मेरे यहाँ खर्चा नहीं है बाबू, तो हम सोच रहे हैं, मान लिया जाए एक टाइपिस्ट को रखते हैं, एक को 2 पैसा देना पड़ेगा। तो जहां लोग कोर्सवा 5000 में जनरल लोग दे रहा है, आप सिर्फ 499 रुपये में ही बाबू 2-4-500 रुपया का तो ये नेटे खर्चा हो जाता है। बाबू द यूनिक क्लासेस की इस मंच से हम आपके समक्ष ये वादा करते हैं कि यहाँ नाम मात्र की सिर्फ फीस चलेगी, क्योंकि बाबू जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तब तक आपकी पढ़ाई भी सार्थक नहीं मानी जाएगी। तो ठीक हम यही देखिए, फ्री हम 100% समझिए फ्री ही है।
अरे 2 4 500 तो नाश्ता होता है आदमी का। तो देखिए फ्री है 5,000। और हम ये आपको बता दें कि आपको लगता होगा कि 5,000 ज्यादा पढ़ाएगा, तो ये भी हम आपका एक डॉट जो है क्लियर कर देते हैं बाबू। अगर 5,000 आपको 80 मार्क्स दिला सकता है तो हम आपको 85 मार्क्स दिलाएंगे। आप समझिए, अगर कोई 90 मार्क्स आपको दिला सकता है तो हम आपको 95 मार्क्स दिलाएंगे बाबू। ऑफलाइन और ऑनलाइन की हमें काफी दिनों से एक्सपीरियंस रहा है, तो इसके लिए आप चिंता छोड़ ही दीजिए। जैसे दोस्ती और प्यार के बीच जो ना दूरी बहुत कम होती है, कब कोई दोस्त प्यार में बदल जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बस बाबू इतने सोच में खाली आपका अंतर है। आपको बस लगता होगा कि बड़े पैसा लेगा, हमने खूब पैसा लेगा तो खूब पढ़ाएगा। इस सोच को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ी सी बदलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्ती कब प्यार में बदल जाए इसके बीच की दूरी काफी कम होती है, तो ये आपकी सोच की जो दूरी है ना काफी कम है। बस इस चीज को अपने अंदर से निकाल दीजिए। ज्यादा पैसा वाला ज्यादा पढ़ाता है। कई लोग हैं जो, हम सीजीएल का खोटा की बात करें, कई लोग हम चैनल का नाम नहीं लेना चाहेंगे। हम लोग की संस्कृति में दूसरों की अपमान करना ठीक बात नहीं होती है। 3500 दे करके आया है बाबू, 500 मेरे पास, 500 दे करके पढ़ाया, संतुष्ट हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये चीजें हम आप लोग को ये नोटिस कर दिए एक सूचित सूचना के तौर पे। देखिए, अगर हम आपको बताएं कि बाबू हम पढ़ाएंगे हिंदी, हम पढ़ाएंगे खोटा और हम पढ़ाएंगे झारखंड जी के, माने हम पढ़ा रहे हैं मतलब समझिए खखोर के समझ आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे कि आप इस काबिल हो सकते हैं कि दूसरों को पढ़ा सकते हैं। एग्जाम तो निकलवे करेगा बाबू। देखिए, अगर टोटल 12 या 11,500 की कोर्स है जनरल लोगों की, हम उसमें से कम बताए हैं, है ना, तो यही हम 5,000 का कोर्स आपको सिर्फ 500 में दे रहे हैं, अर्थात 499 रुपया में दे रहे हैं। 3500 का कोर्स 499 रुपये में, 2500 का कोर्स आपको 499 रुपये में। मतलब आप हमसे हिंदी पढ़ लें, खोरठा पढ़ लें, झारखंड जी के पढ़ लें, सिर्फ आपको 499 रुपये ही लगेंगे। मैंने बाबू हमको अच्छी तरह से पता है कि झारखंड की जो अधिकतर आबादी है वो कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। लगभग 76% लोग, और 76% लोग के बेटा बाबू प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है। हम उसे पैसा काहे लें? ज्यादा पैसा हम ले नहीं सकेंगे बाबू, हाथ कांप जाएगा। टाइपिंग करेगा उसके लिए नेट का खर्चा 499 रुपया, बोले नाश्ता करने का भी ये पैसा नहीं होता है। क्योंकि हम किसी को रखे नहीं, आपके लिए हम मेहनत करेंगे। मूल झारखंडी है, मूल झारखंडी के लिए ना मेहनत करेंगे, इतना भी तो हम मेहनत कर सकते हैं कि मेरा जीवन सफल माना जाए। तो JSSC का अगर हिंदी का बात करें, खोटा में कोई खोटा की बात करें, दरोगा की हो, LDC का हो, उत्पाद सिपाही का हो, CGL का हो, JPSC का हो, सब 499 रुपये। और ये एडमिशन तब तक लिया जाएगा जब तक बाबू ऐप का सर्वर काम करे, मतलब जब तक ऐप में जगह रहे तबे तक। इसलिए आप लोग को भी ना, आप अभी पढ़ाई तो हम धीरे धीरे आपका करवाएंगे ही वहाँ, लेकिन अगर क्लास एडमिशन के बाद ही स्टार्ट होगी तो आपसे अनुरोध है, और आप ये हमें बड़े भाई मान करके, छोटे भाई मान करके, शिक्षक मान करके आप मेरा बात को इसको ध्यान रखिएगा कि आप अपने माँ बाप का पैसा ज़्यादा मत उड़ाइए। अगर 1 रुपया में काम बन रहा है तो हमें 50 रुपया देने की क्या आवश्यकता है, और उससे बेहतर कंटेंट मिलेगा, बेहतर पढ़ाई मिलेगी, तो आपकी फिर भटकने की कोई बात ही नहीं बनती है। तो ध्यान रहे कि आपको अगर हिंदी पढ़नी है तो 3500 या तो 4,000 ना दे करके सिर्फ आप 499 रुपये दें। खोरठा मैंने एक कोर्स, एक सब्जेक्ट 499 रुपये, और प्रत्येक सब्जेक्ट में यही रूल काम करता है, सिर्फ 499। आप लोग को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है बाबू, क्योंकि पता है कि स्टूडेंटों की कमी नहीं है। और एडमिशन अगर आपका ऐप में सर्वर बैठ जाता है तो कोई बात नहीं कि बाद में आपका एडमिशन होगा, है ना। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करेंगे 9771080302। और आप लोगों को, कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि नोट्सवा कैसन मिलेगा। बाबू नोट्स की फी ये गारंटी हम लेते हैं
कॉन्सेप्ट के साथ आपको तो दिया ही जाएगा। मैप की जरूरत पड़े तो मैप भी आपको दिया जाएगा। यही है आपका नोट्स। वा देखिए इसी प्रकार से, हो सके आपको यहाँ क्लियर ना दिख रहा होगा, पूरी मेहनत के साथ ये नोट्स बनाया गया है। मैप की जरूरत पड़ी है तो मैप भी हम आपको दिए हैं, और अगर आंकड़ा की जरूरत पड़ी है तो हम आपको आंकड़ा भी दिए हैं। देखिए एक मने आप समझिए कि अधिक पैसा लेने वाले व्यक्ति भी आपको इतने मेहनत के साथ नहीं देंगे। अब वो था झारखंड जीके का। अगर हम खोटा की बात करें तो खोटा का भी पहले कविता हम संग्रह अगर पढ़ा रहे हैं तो कविता का सार हम आपको बताते हैं। प्रमुख रचना क्या है, उस कवि के उपलब्धियां क्या है। मान लिया जाए यहाँ बाबू तातल हेमाल का पहला कविता है जोहार। जोहार का अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको कविता तो इसका मूल सार क्या है बाबू, सारी चीजें हम आपको बताते हैं विस्तार में। तो ये हम आपको एक ही बात में बताएं कि बाबू कोई 80 लाएगा तो आप 85 लाइएगा, 85 लाएगा तो आप 90 लाइएगा, और मेरे पास ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, इसलिए हम तो इतना आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। बाकी बाबू आज की यही थी इन्फॉर्मेशन, और मुझे बहुत खुशी होगी कि इस चीज़ का आप लाभ उठा पाएंगे। आप आपका अपना पैसा बचा पाएंगे, अपने माँ बाप का पैसा बचा पाएंगे। उन पैसा को आप अच्छे कामों में लगाएंगे। देखिए अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। जनगणना क्या है बाबू, जनगणना सरकार क्यों करवाती है, इससे पहले आप समझिएगा। हम आपको बताएं कि जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। न कोई जो गाड़ियों खरीदता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है कि उसको पैसा चाहिए होता है, उसकी अपनी स्वार्थ है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबू जनगणना सरकार क्यों करती है। देखिए चीजों को यहां समझिएगा बाबू। सरकार को चुनती कौन है, सरकार को चुनती तो जनते ना है रे, आप ही लोग ना चुनते हैं। तो सरकार को अगर आप ही लोग चुनते हैं तो सरकार का भी ये जिम्मेवारी है कि जो हमको उस लायक बनाया, उस कुर्सी पे हमको बैठाने का काम किया, उस जनता का हम भी ध्यान रखें। अब सरकार ध्यान कैसे रखेगी बाबू, उसके पास कोई आंकड़ा होनी चाहिए ना कि हमारे राज्य में कितनी जनसंख्या है। अगर हम कोई भी योजना निकालते हैं तो कितने बड़े पैमाने पे योजना निकालें कि सभी नागरिकों तक या तो सभी वासियों तक ये योजना का लाभ मिल सके। तो समझिए आप इसे और बेहतर ढंग से समझिएगा। अब घर में रहते हैं, मान लिया जाए बाबू घर में तो 5 आदमी है हो, घर में बाबू लगे 5 आदमी हैं। अगर मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी लेने के लिए अगर जाते हैं तो ये 5 आदमी के हिसाब से ना आप सब्जियां लेते हैं कि पूरे भर बोरा ले आते हैं, नहीं ना। क्योंकि आपके पास एक निश्चित आंकड़ा है कि हमारे घर में 5 आदमी हैं और 5 आदमी कितना सब्जी खा सकता है, आपको अच्छी ढंग से पता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके घर के व्यक्तियों का एक निश्चित आंकड़ा आपके पास है, ठीक उसी प्रकार से सरकार के पास भी एक निश्चित आंकड़ा होनी चाहिए कि अगर हम भविष्य में कोई भी योजना लाते हैं तो किस स्तर पे लाएंगे कि सभी वासियों के पास ये योजना पहुंच सकेगा, मतलब कितने बड़े पैमाने पे लाएंगे, है ना। तो एक आंकड़ा होनी चाहिए। तो ये सरकार का ये दायित्व बनता है, यही हम यहाँ लिखे हैं बाबू। इसीलिए जनगणना जब होती है ना तो जनगणना कर्मी हम लोगों से नाम पूछ लेते हैं, हम लोग से जन्म तिथि पूछते हैं, हम लोग से उम्र पूछते हैं, हम लोग से साक्षरता दर पूछते हैं, हम मेरी मातृभाषा पूछते हैं। इसलिए क्या कि उनको मेंशन करना होता है कि इतने से इतने उम्र के जो व्यक्ति हमारे राज्य में वो इतने हैं, इनकी जन्म इतनी ईस्वी में हुई थी, इनका साक्षरता दर इतना है, इस क्षेत्र का साक्षरता दर इतना है, मातृभाषा लोग इतने बोलते हैं। तो सर्वे न किया जाता है, तब न आपके किताब में वो डाटा को छापा जाता है। यही सारी चीजें हैं। तो ये सरकार की काम है। हालांकि ये कौन सी सरकार की काम है, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बाबू ये कौन सी सरकार की काम है। वो अगर आपने संविधान को पढ़ा होगा तो आप वहां 3 चीजें जरूर पढ़ी होगी बाबू, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वही होता है, सूची माने बाबू एक लिस्ट समझिए कि वैसे कामों के लिस्ट जिसका काम सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। वो केंद्र सूची के अंतर्गत, सूची माने लिस्ट, और वो लिस्ट में जितने काम हैं उस सारे लिस्ट के काम केंद्र सरकार की होती है। राज्य के सूची में जितने भी कार्य होते हैं वो राज्य
सरकार करवा सकती है। समवर्ती सूची वैसी सूची जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करवाते हैं, उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। हालांकि जनगणना एक राष्ट्रीय स्तर की काम है। अगर राष्ट्रीय स्तर की काम है तो राष्ट्र सरकार की ये काम होगी, अर्थात ये केंद्र सूची की काम है। देखिए बाबू, ये है जनगणना। हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे? किसी देश या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में विधिवत मतलब समझिए व्यवस्थित तरीके से जानकारी प्राप्त कर अभिलेख करना बाबू, माने रिकॉर्ड करना, नोट करना, लिखना जनगणना कहलाता है। जनगणना एक निश्चित समय के बाद की जाती है। जनगणना एक निश्चित समय के बाद की जाती है, मतलब प्रत्येक 10 वर्षों पे की जाती है, अगर स्थिति सामान्य रही तो। हालांकि आपको पता है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं थी, 2011 में जनगणना हुआ तो अगर 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं रही हमारे देश की, क्योंकि कोरोना आ गया था। जनगणना हम आपको बताएं, कोई भी चीज अगर आप पढ़ेंगे तो कारण सहित पढ़ेंगे। अगर जनगणना की जाती है तो जनगणना करने के पीछे क्या कारण है, सरकार के क्या महत्व, मतलब क्या कारण है कि वो जनगणना करवाती है, तो यही आप पढ़ेंगे कि जो है सरकार देश की जनता के द्वारा बनाई जाती है। हम आपको पहले बताएं, जो सरकार बनाते हैं बाबू, हम ही लोग बनाते हैं। तो सरकार का भी ये दायित्व माने यही जिम्मेवारी बनती है, सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। जैसे बाबू हर गार्जियन का जिम्मेवारी बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, वो अच्छा कैसे व्यवहार किया जाए उसके बारे में वो ज्ञान दे। तो ठीक सरकार को भी ये जिम्मेवारी बनती है कि देश की जनता के लिए कोई कल्याणकारी अगर योजनाएं बनाए, कोई कल्याणकारी योजना बनाए, मतलब जनता के हित के लिए अगर कोई योजना बनाए, तो उसके लिए सरकार को बार बार जनगणना आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए प्रत्येक 10 वर्ष में इसलिए जनगणना की जाती है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य के या तो हमारे देश में कितनी जनगणना है और किस स्तर पे हम कोई भी योजना लाएंगे जो सभी लोग लाभान्वित हो पाएंगे, सभी लोगों को लाभ मिल पाएगा। इसलिए जनगणना कर्मियों के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जानकारी ली जाती है। देखिए आपको पता होगा कि जब जनगणना 2011 में हुआ तो आपके घरों तक कोई आदमी पहुंचा होगा, वो आदमी घर तक पहुंचा, उसे लोग जनगणना कर्मी कहेंगे। अब जनगणना कर्मी कहेंगे तो क्या क्या वो हमसे मांगते हैं बाबू? हमसे नाम पूछते हैं, वो हम मेरा जन्म तिथि पूछते हैं, मेरा उम्र पूछते हैं बाबू, हमारा साक्षरता दर पूछते हैं, हमारी मातृभाषा क्या है ये पूछते हैं, साथ ही साथ आपके पापा का इनकम भी पूछ लिए जाते हैं। आपको समझ आ गया कि जनगणना के बारे में, जनगणना क्यों की जाती है। कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। हालांकि आंकड़ा एक पेज की आंकड़ा होती है, क्वेश्चन कहां से पूछेंगे साथ में ये भी बताएंगे, लेकिन हम आपको एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पे देखना चाहते हैं। जब भी हम आपको मैदान में भेजें आप सफल होकर के ही आए, इसलिए मेरे पढ़ाने के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा रहता है या तो कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए यहाँ हम आपको एक आंकड़ा दिए हैं, 2011 की जनगणना जो हुई हमारे देश की 15वीं जनगणना थी, हमारे देश की 15वीं नंबर की जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं नंबर की जनगणना थी। हमारा भारत जो स्वतंत्र हुआ बाबू 1947 के बाद अगर देखा जाए तो 7वीं ये जनगणना थी, लेकिन 1947 के पहले से ही अर्थात 1872 से ही हमारे देश में जनगणना स्टार्ट हो गई थी। तो पूछे हमारे देश की कौमी जनगणना थी बाबू जो 2011 की जनगणना थी तो 15वीं, और स्वतंत्र भारत के बाद कौमी जनगणना थी तो 7वीं जनगणना थी। और पूछे बाबू 21वीं सदी की कौन सी जनगणना थी? 21वीं सदी मतलब 2001 और 2011, तो दूसरे बार जनगणना हुआ 21वीं सदी में। तो यही बात है कि अगर हमारे देश की कुल जनगणना की बात की जाए तो 15वीं, स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात की जाए तो 15वीं, और 21वीं सदी की जनगणना की बात की जाए तो दूसरी 2001 और 2011। देखिए जनगणना कराने के पीछे एक स्लोगन चल रहा था बाबू कि हमारी जनगणना ही हमारी भविष्य है।
भविष्य है तब ना, सभी लोगों का आंकड़ा मेरे पास रहता है तब ना हम लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। विश्व में सबसे पहले जो जनगणना हुआ था बाबू 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था, जहां से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है बाबू। भारत की पहली जो जनगणना हुई था 1872 में हुई थी। उस समय यहाँ जो शासन क्या करते थे वो लॉर्ड मियो के समय में, अर्थात लॉर्ड मियो यहाँ शासन करते थे। उस समय हमारे भारत में जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। भारत में प्रथम दशकीय जनगणना मतलब प्रत्येक 10 वर्ष की जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1981 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। 1981 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय जनगणना अधिनियम बना बाबू। 1948 ईस्वी में हमारा देश आजाद होने के बस 1 साल बाद ही एक अधिनियम बना। 1948 ईस्वी में नई जनसंख्या जो नीति बनी वो 15 फरवरी 2000 ईस्वी को बनी। और प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे वो WC प्लाउडन थे। WC प्लाउडन थे। और 2011 की जो जनगणना आयुक्त थे, मतलब कि किसके देख रेख में जनगणना का रिपोर्ट हमें सौंपा गया, तो C चंद्रमौली के देख रेख में, अर्थात 2011 जनगणना के जो आयुक्त थे वो C चंद्रमौली थे। 2011 जनगणना आयुक्त जो थे, देखिए ये जो 2011 जनगणना आयुक्त कह रहे हैं ना वो भारत के थे। और 2011 जनगणना आयुक्त जो है सुशील कुमार वर्णवाल, वो हमारे झारखंड के थे। इन्हीं के देख रेख में झारखंड का रिपोर्ट सौंपा गया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज एक ही लिखा हुआ है, लेकिन ये है झारखंड का। हालांकि हम आपको नोट्स देंगे तो ये हम सुधार कर देंगे। यही चीज हम लाइन बाय लाइन लिखे हैं। सन 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मियो के कार्यकाल के दौरान जनगणना की शुरुआत हुई। आपको पता है लॉर्ड मियो के कार्यकाल के समय 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1981 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में शुरुआत हुई। देखिए जनगणना शुरुआत हुई थी लॉर्ड मियो के समय, लेकिन नियमित रूप से मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना करने की जो शुरुआत हुई वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। उस समय से जो प्रति 10 वर्षों पर जनगणना का कार्य किए जाने लगा। वही हम आपको बात बताएं, 2011 में जनगणना हुई, वह देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और उस समय जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली थे। 2011 में जब जनगणना हुई उस समय जनगणना आयुक्त मतलब उसी के देख रेख में रिपोर्ट को जारी किया गया था। उस समय जनगणना आयुक्त जो थे वो थे C चंद्रमौली, उन्हीं के नेतृत्व में जनगणना कराया गया। हालांकि देखिए जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में इसे केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया है, इसे केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया है। और जनगणना कार्य करने की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की होती है, अर्थात यह केंद्रीय सूची का विषय है। अगर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है तो केंद्रीय सूची के अंतर्गत ये काम आता होगा। हम आपको बताएं कि तीन सूची होती है बाबू, केंद्रीय आपका केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। ये हम आपको सारी चीजें पहले बता दिए हैं। यह राज्य सरकार का नहीं है, अर्थात राज्य सूची का नहीं है। ये राज्य सरकार का काम नहीं है, अर्थात राज्य सूची का काम नहीं है। जितने भी जनगणना हुई है उसमें 1921 की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1921 की जनगणना के संबंध में यह कहा जाता है कि उस वर्ष जनगणना हुई थी उसे जनसंख्या विभाजक वर्ष या महाविभाजक के रूप में जानते हैं। देखिए चीजें क्या है, आप इसे शायद नहीं समझ पाए होंगे। 2021 देखिए बाबू, सॉरी 1921, 1911 में जनगणना हुई, फिर 1921 में जनगणना हुई। तो ये 10 साल के बीच में आप अपने से बताइए, 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि होनी चाहिए, जनसंख्या की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अरे आदमी की बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। प्रत्येक 10 वर्ष में अगर आंकड़ा निकलता है, अभी देखिएगा तो आदमी बढ़ता ही है। लेकिन उस समय देखा गया कि 1911 में मान लिया जाए 100 आदमी था, समझिए, तो फिर 1921 में 90 आदमी रहा। अरे बढ़ने के बजाय घट कैसे गए आदमियां? हम लोग बड़ा कंफ्यूजन में है।
घट इसलिए गया था, कारण ये था बाबू क्योंकि इसी दौरान अकाल पड़ल था बाबू। अकाल जब पड़ल था तो आदमी भूखे मर गया। अब जब भूखे मर गया जनसंख्या तो कम होगा। अब ये सारी कारण तो जनगणना बूझेगी नहीं। जनगणना का मतलब होता है सभी व्यक्तियों की गणना करना, उनके आंकड़ों को लेना। तो जनगणना के हिसाब से, जनगणना के भाषा में हम लोग इस वर्ष को कहते हैं विभाजक वर्ष। विभाजक वर्ष कहते हैं या महाविभाजक के रूप में इसे जानते हैं, है ना। विभाजक मतलब वही है, जनता का विभाजन हो गया, जनता का खंडित हो गया। जनता पहले ठीक थी लेकिन जनता का रेशियो है, जनता का जो जनसंख्या वो गिर गया। यही चीज हम आपको लाइन बाय लाइन आगे लिख के बताए हैं। सारी चीजें हम आपको नोट्स में भी लिख करके देंगे, अब चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 1911 की जनगणना की तुलना में 1921 की जनगणना में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी बाबू। जनसंख्या बढ़े के चाहिए न हो, जनसंख्या बढ़ी नहीं भैया, जनसंख्या घट गई। भूखले मर गया आदमी, जनसंख्या घटेगा नहीं। इसलिए उन्हें विभाजक वर्ष तथा महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए 1911 के तुलना में 1921 की जनसंख्या बढ़नी, अभी धक्का बढ़ रहा है। तो उस टाइम क्यों नहीं बढ़ा? मर गया सब, अकाल पड़ गया था इस समय, इसी बीच अकाल पड़ गया था बाबू। और कितनी जनसंख्या में कमी आई थी? अरे बढ़ना चाहिए, कमी आई उल्टे -0.31%। देखिए 1911 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक जो थे वो सुशील कुमार बर्नवाल थे। उन्हीं के नेतृत्व में 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। हम आपको पहले बताएं कि बाबू इन्हीं के देख रेख में झारखंड की जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया था। जैसे अगर राष्ट्र स्तर पे बात की जाए तो वहां किसकी देख रेख में जनगणना रिपोर्ट जारी किया गया था? सी चंद्रमौली। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग स्टेट में आ जाते हैं तो झारखंड के जनगणना का जो जितना भी आंकड़ा था, रिपोर्ट था, वो सुशील कुमार बर्नवाल के देख रेख में जारी किया गया था। अब यहां आप बेहतर ढंग से समझेंगे। ये है आपका, हम भारत और झारखंड की तुलना कर दिए हैं। देखिए बाबू भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ 121 करोड़। अब ये मत बोलिएगा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं 1.25 करोड़, है ना। तो वो हम 2011 जनगणना के अनुसार ना चलेंगे। जो मेरे पास आंकड़ा है, राजनीतिक मुद्दों के लिए आप बात नहीं करेंगे। जो हमारे विश्व की 17.5%, हमारे विश्व में जितने भी जनसंख्या, विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, उसकी जनसंख्या का अकेले कितना है? मान लिया जाए पूरे विश्व का जनसंख्या 100% मान लिया जाए तो 100% में बाबू भारत का अकेले जो जनसंख्या है वो 17.5% है ना। और पूरे देश का दूसरा ऐसा देश है जहां जनसंख्या इतनी है। और हमारे झारखंड की जनसंख्या की बात की जाए तो 3,29,88,134 है ना जनसंख्या हमारे। और पूरे भारत का अगर 100%, यहाँ हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे, वहां पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो विश्व के संदर्भ में देखेंगे, अगर झारखंड की बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो यही बात है कि अगर हमारे झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है तो हमारे भारत की जनसंख्या का 2.72% है। मान लिया जाए हमारे भारत में 100% जनसंख्या है तो 100% में अकेले झारखंड का कितना योगदान है? झारखंड 2.72% मिलाती है तब 100% हमारे पूरे भारत की जनसंख्या होती है। कहे कि झारखंड की हम अलग हमारी जनसंख्या मत मिला तो यहाँ घट जाएगी। तो इतना योगदान है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे भारत में झारखंड का जो जनसंख्या है ना, उसमें रैंक कितना है? तो ये 14वां स्थान पे आती है जनसंख्या के तौर पे हमारा झारखंड। यूपी में तो ढेर है बाबू,
हम लोग अभी झारखंड की बात करेंगे तो 14वां नंबर पे है जनसंख्या के तौर पे। अगर भारत में बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य कहा जाए बाबू तो उत्तर प्रदेश है, जहां की जनसंख्या 19.98 करोड़ है ना। और सबसे कम अगर देखा जाए तो सिक्किम का है। सिक्किम में जनसंख्या 6 लाख है बाबू, एक जिला के बराबर है, 6,10,000 लगभग है। लेकिन यही अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड के कौन जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो रांची में देखिए ना 29,14,253। और सबसे कम कौन जिला में जनसंख्या है भैया तो लोहरदगा में 4,61,790। महिला साक्षरता दर की बात करें पूरे भारत में तो 48.53 है, लेकिन झारखंड में बात करें तो 48.68 है। और पुरुष का बात करें तो जो बच्चा 100 में से जो बच्चा वो पुरुष का होगा, अगर 48.68% महिला का है तो पुरुष का जो बच्चा वो पुरुष का होगा। अरे भाई 100 में से 48.68 घटा दीजिए, बाकी जो बच्चा पुरुष एक ना होगा। ग्रामीण जनसंख्या अगर बात करें तो हमारे देश में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो हमारे देश में अगर 100% जनसंख्या है तो उसका 68% लगभग मान लीजिए 69%, 68.8 है, 69 जो है गाँव में निवास करता है लोग, शहरी कम बनल है हमारे गाँव। और उसमें से हिमाचल के लोग ज्यादा ग्रामीण लोग हैं, मतलब हिमाचल जो प्रदेश है ना वहां के लोग ज्यादा गांव में रहते हैं। और सबसे कम गोवा के लोग गांव में रहते हैं सबसे कम। अगर हम लोग यही झारखंड में बात करें तो 76% लोग जो हैं हमारे ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो हमारे झारखंड की कुल जनसंख्या मतलब जो 100% जनसंख्या तो 100% का 76% लोग गाँव में रहता है और 24% लोग खाली शहर में रहता है। और सबसे ज्यादा कौन जिलवा का लोग गांव में रहता है तो बाबू गोड्डा का मान लिया जाए। गोड्डा में जितना भी आदमी है उसका 95% लोग 95.09% लोग गाँव में रहता है। गोड्डा के ज्यादा लोग गाँव में रहते हैं, गोड्डा जिला के लोग। और सबसे कम गाँव में कौन रहता है, कौन जिला के लोग तो धनबाद जिला के लोग मैंने ज्यादा शहरे में रहते हैं, है ना। ऐसे भी हमारे टोटल झारखंड के संदर्भ में बात किया जाए तो 76% गाँव में का निवासी है तो 24% शहर में लोग रहते हैं। 10 की वृद्धि की बात की जाए तो 10 की वृद्धि वही है बाबू, मान लिया जाए 2001 में जनगणना हुआ, फिर 2011 में जनगणना हुआ, है ना। 2001 में जनगणना हुआ, फिर 2011 में जनगणना हुआ। अब इसके बीच का कितना अंतर हुआ, इसके बीच का अंतर अगर देखा जाए तो 10 साल का हुआ। अगर 10 साल का अंतर हुआ तो इसी को हम लोग कहते हैं 10 साल के अंतर को दशकीय, या तो हम लोग इसे दशक भी कह सकते हैं। वृद्धि मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, यही 2011 में फिर जनगणना हुआ। 2021 में अगर जनगणना की जाती तो क्या चेक किया जाता है कि वृद्धि हुई कि घटोती हुई। हालांकि अधिकांश देखा जाए तो वृद्धि ही होती है, इसलिए हम लोग दशकीय यहाँ वृद्धि की बात करते हैं। तो यहाँ जो 2011 में जनगणना हुई थी भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो अगर 2001 की जनगणना के तुलना में 2011 की जनगणना में जो वृद्धि हमें देखने को मिली वो 17.7% मिली। और सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ वो मेघालय में हुआ बाबू, और सबसे कम हुआ वो नागालैंड में हुआ, है ना। नागालैंड में तो माइनस में चला गया। मेघालय में 27.9% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या का पहले मान लिया जाए जितना भी था उसका 27% वृद्धि हुई। अगर यही बात हम लोग झारखंड के संदर्भ में देखें बाबू तो 10 की वृद्धि अगर देखा जाए तो 22.42% हुआ है। ये पूरे झारखंड की बात है, मतलब झारखंड में जितना भी जनसंख्या था ना उसमें 22.42 को बढ़ोतरी हुई है प्रतिशत की। और उसमें से सबसे ज्यादा कहाँ का व्यक्ति में बढ़ोतरी हुई है तो कोडरमा वाला तेज है बाबू। कोडरमा में 42.43% की वृद्धि हुई है, मतलब यहाँ आदमी ढेर पैदा हुआ है। और धनबाद में सबसे कम हुई है। धनबाद में पहले से ढेर है तो कहाँ होगा ढेर, थोड़ा सा वहाँ कंट्रोल किया गया है। और सबसे कम हुआ है तो सबसे कम में भी कम कितना है देख रहे हैं 11.99%।
देखिए कोई भी अगर डिजिट को बोलेंगे ना आप लोग, तो ये दशमलव के बाद एक का करके बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं पॉइंट 99 बोल देंगे, ऐसा नहीं है। दशमलव 99 नहीं बोल देंगे, 0.99 बोलेंगे, है ना। या तो कुछ भी हो, 10 हो मान लिया जाए, तो इसको बोलिएगा 0.10 या तो 10 जो है ना। लिंगानुपात की बात करें हम लोग बाबू, लिंगानुपात किसे कहते हैं बाबू? लिंगानुपात मान लिया जाए बाबू कि 100 पुरुष में, नहीं सॉरी 1000 पुरुष में, माफ कीजिएगा, 1000 पुरुष में कितना महिला है ना। 1000 पुरुष में कितना महिला है, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। हालांकि हम आपको इसकी चर्चा विस्तार में करेंगे कि लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है। हमारे देश के संदर्भ में बात किया जाए तो 1000 पुरुष पे 943 महिला है, मतलब कितना लोग अब कुंवारे मरेगा। देखिए 1000 पुरुष पे 1000 महिला भी होना चाहिए, तब ना शादी ब्याह होगा। तो देखिए 1000 पुरुष पे 943 महिला है। और इसके मामले में केरल बड़ी बढ़िया है बाबू, 1000 पुरुष पे यहाँ महिला 1084 है, सही है। हरियाणा बाबू ढेर गेल गुजरल है, 1000 पुरुष पे सबसे कम यहाँ देखा महिला है, 879 महिला है यहाँ। अब हम लोग अपना देख लेते हैं झारखंड का, 1000 पुरुष पे यहाँ 949 महिला है। देखिए कुंवारे 51 को मरेगा। पश्चिमी सिंहभूम में अच्छा है, 1000 पुरुष पे 1005 महिला है पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे बड़ा रीजन क्या है बाबू? दहेज। दहेज न घटेगा तब तो और इसका रेशियो घटेगा। और धनबाद तो ढेर गेल गुजरल है बाबू, 1000 पुरुष में यहाँ 990 महिला है, यहाँ ज्यादा कुंवार मरेगा। अगर आप धनबाद से होंगे तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि आप शिक्षित रहेंगे तो आप तो जागरूक होंगे, और आप जैसे जैसे लोग अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो ऐसा जो लिंगानुपात में कमी आती है, उम्मीद है वो अब नहीं आएगी। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें गांव में तो 1000 लड़का पे 949 लड़की है। अगर पूरे भारत के संदर्भ में बात करें 51 अभी भी कमी है। अगर यही बतिया अगर हम लोग झारखंड में देखें तो 1000 लड़का पे 961 लड़की है। ठीक, यहां भी 39 में कमी आ रही है। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो शहरी लिंगानुपात अगर 1000 पुरुष में 929 गो महिला, तो सहारा वाला और गैर गुजरल आदमी है। लोग ढेर डिजिटल चलता है इसलिए ढेर कम है। अब 1000 पुरुष पे 900 यहाँ 10 महिला है, 1000 पुरुष पे 910 महिला है। अगर हम लोग झारखंड के शहर की बात करें तो एससी लिंगानुपात की बात करें तो वही है बाबू, 1000 पुरुष पे 945 महिला। अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो 1000 पुरुष में 950 महिला। एसटी अथा समझ रहे हैं ना आप लोग। एसटी लिंगानुपात की बात करें तो मतलब अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं हम यहाँ, 1000 पुरुष पे 990 महिला। और हमारा झारखंड में इसकी स्थिति ठीक है, 1000 पुरुष पे 1003 महिला, 1003 महिला। शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात हम लोग किस लोगों को रखते हैं? जिसकी उम्र 0 से लेकर के 6 वर्ष के बीच के जितने भी बच्चे आते हैं ना, उसे हम लोग शिशु के तौर पे मापते हैं, उसी को हम लोग शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो हमारे अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 1000 छोट लड़का लड़की के संदर्भ में देखा जाए तो 1000 गो लड़कवन है तो 918 गो लड़की है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका जो रेशियो है वो अभी ठीक ठाक है, यही बेहतर माना गया है, 972। ये भी हालांकि आंकड़ा से कम है, 1000 पे 1000 ना होना चाहिए, लेकिन ये भी कम में है। हरियाणा तो ढेर गैर गुजरल, 834 है 1000 लड़कन पे लड़की, 834। झारखंड के संदर्भ में बात की जाए बाबू तो 1000 पुरुष पे 948 महिला। और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो आने वाले पीढ़ी में पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ बड़ा देख मैंने ठीक ठाक देखे ना अधिक, लेकिन यहाँ भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में भी 1000 छोट लड़का के प्रति 983 लड़कियां हैं। और धनबाद तो ऐसे वहाँ कम था और यहाँ कम है, 916। घनत्व की बात करें बाबू
घनत्व मैंने आप समझ रहे हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर पे कितना व्यक्ति रह रहा है, कितना व्यक्ति रह रहा है। मतलब ये समझिए कि 1 किलोमीटर वर्ग है तो इसमें कितना खिंचा खिंचा के आदमी रह रहा है, मतलब कितना नजदीक नजदीक रह रहा है, वही होता है घनत्व। अगर फैल फैल रहता है तो घनत्व कम होगा, अगर मतलब सटले सटले सबका घरा बनल है तो घनत्व अधिक होगा। तो यही बात है कि सबसे, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो हमारे देश का जो घनत्व है वो तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे अधिक घनत्व है वो बिहार का। बिहार में हर एक आदमी घरा मान ले सटले सटले बना लिया है, मैंने आदमी ढेर ढेर नजदीक रहता है ना। प्रति किलोमीटर पे यहाँ 1106 लोग रहते हैं। और न्यूनतम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अच्छा है। अधिकतम की बात करें तो धनबाद, हमारे झारखंड के धनबाद जिला में ढेर खोचा कोची है बाबू, मतलब ढेर आबादी वहां रहता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। अब रोजगार है तो लोग रहेंगे, हालांकि अगर ये रोजगार है, फैक्ट्री है, प्रदूषण भी वहाँ होगा, मतलब समझिए बीमारी भी यहाँ इस जगहों पे ज़्यादा होगा। न्यूनतम अगर घनत्व की बात करें तो सिमडेगा में है 159 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे, है ना। यही बातें था। और आगे आप चीज़ों को देखिएगा। साक्षरता दर की बात करें तो हमारा भारत का साक्षरता दर है वो 73% है, 73% है। उसमें से अगर सबसे अच्छा अगर साक्षरता दर बात करें तो केरल का है। केरल में अगर मान लिया जाए 100 आदमी है तो 100 में 94 आदमी पढ़ले है, मैंने साक्षर है। बिहार सबसे नीचे है बाबू, मैंने समझिए कि 100 आदमी अगर मान लिया जाए 100 आदमी है तो उसमें से 61 आदमी पढ़ल है बिहार का। साक्षरता दर वही है ना, कितने लोग शिक्षित हैं। झारखंड की कुल साक्षरता दर की बात करें तो 76.41% है। उसमें से सबसे अधिक आदमी जो है रांची का पढ़ल है और पाकुड़ का सबसे कम पढ़ल है। वही हम लोग 100 की रेशियो में अगर निकाल कर मिलाएं, कुल आबादी में कितना लोग पढ़ा है, कितना प्रतिशत लोग पढ़ा है, यही यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल आबादी मतलब रांची की जितनी भी जनसंख्या है 29 लाख की लगभग जनसंख्या, उसमें से 76%, 29 लाख का 76% लोग पढ़ल है। पाकुड़ का बाबू कम आदमी पढ़ल है, 48% लोग आदमी पढ़ल है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें, हमारे पूरे भारत में जितने भी पुरुष हैं, मान लिया जाए 100% पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं उसका 80 आदमी पढ़ल है, मतलब 80% आदमी पढ़ल है। उसमें से सबसे ज्यादा केरल वाला आदमी पढ़ल है, बिहार का सबसे कम पढ़ल है 71% लोग। अगर यही हम लोग झारखंड के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ साक्षरता दर ठीक है 76 ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। मान लिया जाए जितने भी आबादी है उसका 76% लोग यहाँ आदमी शिक्षित है। उसमें से सबसे ज्यादा शिक्षित जो है, मान लिया जाए रांची में 100 आदमी रह रहा है तो 100 में से 84 आदमी शिक्षित है रांची का। तो रांची का जो साक्षरता दर है वो ठीक है, पाकुड़ का खत्म है, माने कम है। महिला साक्षरता दर यही संदर्भ में आप देख लेंगे। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो महिला, अगर कुल महिला का 64% लोग महिला शिक्षित है, और उसमें से सबसे ज्यादा जो है महिला केरल की शिक्षित है और सबसे कम बिहार की शिक्षित है ना। अगर केरल में जितने भी महिला है, मान लिया जाए 100 महिला है तो उसका 92% लोग वहां शिक्षित है। यही बात अगर हम लोग झारखंड के संदर्भ में बात करें तो महिला साक्षरता दर बाबू 55.42% है। उसमें से रांची के महिला अच्छी पढ़ी लिखी है, पाकुड़ का सबसे खत्म है। समझिए शिक्षा के नाम पे पाकुड़ खत्म है ना। देखिए यहाँ भी पाकुड़ खत्म, यहाँ भी पाकुड़ खत्म, यहाँ भी पाकुड़ खत्म। ग्रामीण साक्षरता मैंने गांव में रहने वाला लोग कितना पढ़ा लिखा हुआ है। ग्रामीण मान लिया जाए 100 आदमी ग्रामीण में रह रहा है, मैंने गांव घर में रह रहा है, तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, भारत के को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो 100 दमिया रह रहा है। 100 दमिया में 67% आदमी या तो 67 आदमी पढ़ा लिखा है। मैंने कुल आबादी का, ग्रामीण के कुल आबादी का 67% आदमी ही पढ़ा लिखा है। झारखंड में तो 61 है। शहरी साक्षरता दर 84 है, और हमारे झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो 82 है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो हमारे पूरे भारत में जितने भी कुल आबादी है उसका 16.2% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा पंजाब में है ना। पंजाब में 100 आदमी है तो 31 आदमी वहाँ अनुसूचित
जाती है। ये प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात की जाए तो, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा अनुसूचित जाति है। यही बतिया अगर बाबू अनुसूचित जाति की बात करें झारखंड के संदर्भ में, तो अनुसूचित जाति जो चतरा में सबसे अधिक रहते हैं। अगर हम लोग पहले प्रतिशत की बात करें तो, प्रतिशत की बात करें, मान लीजिए चतरा में बाबू 100% आदमी है, तो 100% में 32% जो आदमी है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है। पाकुड़ में सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पलामू में ज्यादा है ना, और लोहरदगा में कम है। देखिए रेशियो हम आपको यहाँ अनुपात बता दिए हैं, है ना, सॉरी परसेंटेज बता दिए, प्रतिशत बता दिए हैं। अगर ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से, ये है आपका प्रतिशत की दृष्टि से। अब इसका पलामू में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसका 27% समझिए कि वो रहते हैं अनुसूचित जाति वहाँ। अब हम लोग अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति अगर प्रतिशत में बात करें, खुट्टी में सबसे ज्यादा है। खुट्टी में अगर मान लिया जाए 100% आदमी है, तो 100% में बाबू 73% आदमी जो है वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। खुट्टी वाले कोडरमा इसमें सबसे कम है, अनुसूचित जनजाति कोडरमा में सबसे कम है। और जनसंख्या की अगर दृष्टि से बात करें तो रांची में ज्यादा है अनुसूचित जनजाति, देखिए 10,42,016 आदमी, और कोडरमा में कम है। जनसंख्या की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी अनुसूचित जनजाति कोडरमा में कम है। खाली यहाँ 10 की वृद्धि ही ज्यादा है। आगे आप लोग यहाँ देखिए, राज्य निर्माण के बाद बनने वाले जो जिले हैं बाबू वो 6 जिले हैं। आपको पता होगा कि पहले 18 जिले थे जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। बिहार अगर 100% बिहार के पास एरिया था तो बिहार हमको 50 ना देता, हमको अलग राज्य बनाया तो बिहार हमें अलग राज्य बनाने के बाद 50% भूमि नहीं दिया था, सिर्फ 46% भूमि दिया था। और वही 46% भूमि में हम लोग उसे 18 जिला में विभक्त किए थे, भागे बांटे थे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया से चलाया जा सके, क्राइम वगैरह ना हो, इसलिए ना बाबू। कोई भी राज्य को परमंडल में परमंडल को, जिला में जिला को, अनुमंडल में अनुमंडल को, प्रखंड में प्रखंड को, पंचायत में और गांव में विभाग किया जाता है, क्राइम वगैरह ना हो। कोई भी अगर सरकार योजना लाती हो तो डायरेक्ट जनता तक पहुंचाया जा सके। तो 18 जिला पहले था मेरे पास, हम लोगों के पास, लेकिन 2001 में 4 जिला और बनाया गया। जिस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, उस समय 19वां जिला के रूप में बाबू लातेहार को बनाया गया। क्रम में याद रखिएगा, 19वां जिला लातेहार बना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में, सब बना है अप्रैल में। 20वां जिला के रूप में जामताड़ा बना, 21वां जिला के रूप में सिमडेगा बना, और 22वां जिला के रूप में सरायकेला खरसावां बना। ठीक, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में बना लातेहार, 26 अप्रैल 2001 को बना लातेहार, 30 अप्रैल 2001 को बना सिमडेगा, और 30 अप्रैल 2001 को मैंने दोनों एक एक डेटवा में बन गया, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। अब सिमडेगा किसे काट करके बनाया गया, हम आपको पहले बताया, गुमला को, है ना। सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम को, जामताड़ा दुमका को, लातेहार पलामू को काट करके। अब बाबू 2001 में तो 4 जिला बनाया गया, तो 18 और 4 कितना हो गया, 22 जिला हम लोगों के पास। लेकिन अभी ये टोटल 24 जिला, तो 2 जिला जो बनाया गया 2007 में बनाया गया, है ना, 2007 में बनाया गया 2 जिला। यहाँ थोड़ा सा हम नोट्स में एडिट कर देंगे। 2 जिला बनाया गया, जिसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री निर्दलीय पार्टी से संबंध रखने वाली मधु कोड़ा, जो हमारे झारखंड को लूट करके चली गई, वो उस समय थी। 22वां जिला जो बना वो 12 सितंबर 2001 ईस्वी को बना, खुट्टी, और 24वां जो जिला बना वो 12 सितंबर 2001 ईस्वी को रामगढ़ बना। 24वां जिला मैंने रामगढ़, है ना, 24वां जिला रामगढ़ बना। सबसे अधिक अगर पूछे हैं बाबू, सबसे अधिक जो है बाबू वो कौन ऐसा परमंडल में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में ढेर जनसंख्या बाबू, जिलों तो ज्यादा है, वो 7 गो जिला है ना उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत।
है ना। 7 जिला। अगर पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले आप, एक वीडियो दूसरे से संबंध है, एक वीडियो का दूसरे से, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पलामू जो है बाबू उपमंडल 3 गो जिले में है बाबू, गढ़वा, पलामू, लातेहार। तो यहाँ सबसे कम जनसंख्या है। आइए बाबू आगे हम लोग देखते हैं ये कि सबसे अधिक कौन ऐसा जिला में जनसंख्या है बाबू। कौन ऐसा जिला में बाबू तोरा पता है हो। झारखंड में 24 गो जिला। इस जिलवा में सबसे ज्यादा कौन जिलवा के जनसंख्या हो तो बाबू रांची। रांची आपकी राज्य की राजधानी है और राजधानी में सबसे अधिक आबादी है, सबसे अधिक जनसंख्या है। यहाँ हम बाबू आपको यहाँ जिला लिखे हैं, यहाँ जनसंख्या लिखे हैं, क्रम में लिखे हैं कि सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो रांची में पाई जाती है। और यहाँ न्यूनतम की बात किए हैं, मतलब सबसे कम जनसंख्या जो पाई जाती है वो कौन जिले में पाल जाए हो भाई, और सबसे अधिक कौन जिले में पाल जाए। यहाँ अधिक के बाबू क्रम है को, मतलब यहाँ अधिक का क्रम है। मैंने रांची में सबसे अधिक 29,14,253 व्यक्ति पाए जाते हैं, मतलब जनसंख्या वहां पाई जाती है। उसके बाद धनबाद में, उसके बाद गिरिडीह में, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में देखिए कहीं 29,14,253। तो देखिए धनबाद में 26,84,487, गिरिडीह में 24,45,474 और आपका पूर्वी सिंहभूम में 22,93,919। ध्यान दीजिएगा ये क्रम है। और आपको एग्जाम में अगर बहुत ज्यादा पूछता है तो ये पूछेगा बाबू सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं जनसंख्या और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे कम जो जनसंख्या पाए जाते हैं वो लोहरदगा में पाए जाते हैं, सिर्फ 4,61,790। उसके बाद अगर कम की बात करें तो खूंटी में बाबू 5,31,885, सिमडेगा में 5,99,578 और कोडरमा में 7,16,259। ठीक, ये आपको यहां से मूल रूप से 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे अधिक हमारे राज्य में 24 जिला, 24 जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन जिला में पाया जाता है तो रांची में, और सबसे कम पाया जाता है लोहरदगा में। ठीक है, यही चीजें आपको याद रखनी है बाबू। हम आपको बताएं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर पे जितनी जनसंख्या रहती है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए यहां हम मेंशन कर दिए हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसे हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में भूमिगत अनुपात भी कहते हैं बाबू। और इसे हम लोग निकालते कैसे हैं तो प्रति किलोमीटर की कुल जनसंख्या, प्रति किलोमीटर की कुल जनसंख्या कितनी है और प्रति किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल कितना है, यही है फॉर्मूला इसका निकालने का। तो इसी चीज पे हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व बाबू। हम लोग झारखंड का देख लें, बात है 2001 से हम लोग तुलना करते हैं, क्या कि 2011 में हुआ, फिर 2021 ना तुलना करेंगे, पीछे वाला से करेंगे तो 2021 तुलना करते हैं। 2001 में जनसंख्या घनत्व जो झारखंड था वो 338 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 में जो जनसंख्या घनत्व रहा बाबू वो 414 वर्ग प्रति किलोमीटर रहा। इस प्रकार एक दशक के दौरान, देखिए एक दशक माने 10 साल, एक दशक माने 10 साल के दौरान जो है वो 76 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 76 व्यक्ति प्रत्येक किलोमीटर में बढ़ गया 10 साल में। यही है आपका जनसंख्या घनत्व। एक वर्ग किलोमीटर पे कितने व्यक्ति रह रहे हैं वही जनसंख्या घनत्व होता है। कहीं का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, जैसे धनबाद का जनसंख्या घनत्व अधिक है क्योंकि वहां आदमी की जनसंख्या अधिक है। आप कहिएगा कि जनसंख्या तो रांचियों का अधिक है, तो यहाँ ये बात है कि बाबू एक वर्ग किलोमीटर में
सबसे ज्यादा कहाँ लोग रहते हैं? तो धनबाद में। ठीक है, धनबाद का एरिया 1 वर्ग किलोमीटर पे अधिक आदमी रहता है, लेकिन गिरिडीह में 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति थोड़ा सा कम रहता है। भले जनसंख्या है ज्यादा, लेकिन वर्ग किलोमीटर में ज्यादा कहाँ कौन रह रहा है, इसकी बात करें। राज्य की अधिकतम जनसंख्या घनत्व उन जिलों में पाया जाता है जहां की नगरीय जनसंख्या अधिक है, जैसे धनबाद। देखिए, धनबाद में भी जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन मैटर ये करता है कि कम एरिया में यहाँ अधिक लोग रहते हैं, बात ये है। लेकिन रांची में कम एरिया में अधिक लोग नहीं रहते हैं। सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1316 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं, और ये धनबाद में। और सबसे कम जो रहते हैं वो सिमडेगा में 159 व्यक्ति रहता है पर वर्ग किलोमीटर पे। देखिए, कहाँ भाई वाह 1316 व्यक्ति, कहाँ भाई वाह 159 व्यक्ति। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हम आपको बता दिए। दशकीय माने 10 साल के अंतराल में कितना जनसंख्या की वृद्धि हुई, उसी को हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। 10 वर्ष के दौरान जनसंख्या वृद्धि को दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। वही यहां से यही आंकड़ा निकाला जाएगा ना, 2001 और 2011 के बीच इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, उसी को हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। वर्तमान जनसंख्या मतलब झारखंड की वर्तमान संख्या कहते हैं वो भैया 3,29,88,134। और पहले की जनसंख्या मतलब 2001 में जो जनगणना हुई थी उसकी जनसंख्या, और 2011 में जो जनगणना हुई उसकी जनसंख्या। अभी की जनसंख्या को हम लोग 2011 की जनसंख्या से घटा देंगे, तो सीधी सी बात है, अभी जनसंख्या बढ़ेगी समय के अनुसार, और पहले उससे कम होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ आएगा मामला यहाँ निकल करके, कट करके। और पूर्व जनसंख्या माने 2001 की जनसंख्या गुने हम लोग 100 करेंगे, तो यहाँ आपका जो भी डाटा होगा वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का होगा। झारखंड का वर्तमान जो जनसंख्या है हम आपको बताएं, वर्तमान जनसंख्या यहाँ बैठा देना है 3,29,88,134। और पूर्व की जो जनसंख्या है वो देखिए 2,69,45,829, तो यहाँ बैठा देना है ये। और फिर आपको यही 2,69,45,829 फिर यहाँ बैठा देना है, फिर गुना डिवाइड करना है, मैंने आपको डिवाइड कर देना है। 3,29,88,134 में बाबू 1,69,30,315 जो है उसमें से पुरुष है, बाकी जो बच रही है वो महिला है। 1,60,57,819 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर हम लोग निकालते हैं, है ना, तो पहले की जनसंख्या को पुट करेंगे, मतलब ये वाला बैठाएंगे, पहले की वर्तमान की जनसंख्या को हम लोग बैठाएंगे। तो वर्तमान की जनसंख्या ये फॉर्मूला बता रहा है कि वर्तमान की जनसंख्या आपको पहले लिखना है, उसके बाद पहले जो जनगणना हुई थी उसकी जनसंख्या लिखना है। तो देखिए 2,69,45,829। फिर अगर आप नीचे लिखते हैं तो पूर्व की जनसंख्या लिखिए, पूर्व की जनसंख्या मतलब 2001 की जनसंख्या 2,69,45,829, और गुने आपको यहाँ 100 करना, यही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं। ये सॉल्यूशन करने के बाद आपका ये मिलता है, और ये मिलने के बाद गुने हम 100 कर दिए हैं, तो यहाँ निकल के आ रहा है 22.42%। मतलब आप यही कहेंगे कि झारखंड में जितने भी जनसंख्या थी 2001 ईस्वी में, उससे अगर 2011 ईस्वी में जो जनगणना की गई इसमें अगर वृद्धि देखा गया तो 22.42% का वृद्धि देखा गया। जनसंख्या में टोटल 22.42% का बढ़ोतरी देखा गया, यही चीजें यहाँ है। अब इसी चीज को हम एक लाइन में लिख दिए हैं कि झारखंड राज्य की दशकीय जो वृद्धि है, दशकीय वृद्धि जो है 1991 और 2001 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुई थी
वो 23.36% हुई थी, लेकिन झारखंड राज्य की दशकीय वृद्धि जो 2001 से 2011 के बीच हुई वो 22.42% हुआ, मैंने कम आया, मतलब कमी आई। कमी आई कितना? 0.94 की कमी आई है। पहले देखिए, पहले तो था 23.36 और अभी है बाबू 22.42, है ना, तो माइनस में ही चला गया, 94 में कमी आई है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई, लेकिन देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि से 17.7 से, यहां यही बात है कि आपके राज्य की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई। अगर हम लोग तुलना किए 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के बीच तो, लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि में 17.7% की बढ़ोतरी आई। अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई कमी नहीं आई, बढ़ोतरी ही आई, लेकिन राज्य स्तर पे आपकी कमी आई है। आइए बाबू अब यहाँ देखते हैं दशकीय जनसंख्या दर की दृष्टि से जो झारखंड है वो 10वां स्थान है ना, फिर भी 10वां स्थान है। अपने राज्य में ही तुलना किया तो भले माइनस में चल गया, लेकिन देश स्तर पे अभी भी देखा जाए 10वां स्थान इसका जरूर है। नगरीकरण अब हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे स्थान 2011 जनगणना के अनुसार ये निर्धारित किया गया कि जहां नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगर क्षेत्र आदि शामिल हो, वो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, अगर कोई भी चीज इसमें आपका वो जो आपका मार्केट है, समझिए, अगर ये सारी चीजों को फुलफिल करता है, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगर क्षेत्र हो, तो उसे नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। अर्थात जो निम्न शर्त एक साथ पूरा करता हो, है ना, जो निम्न ये शर्त, जो कुछ शर्त दिए गए हैं, अगर ये शर्त पूरा करते हो तो वो एक शहर के रूप में, नगर के रूप में माना जाएगा, नगरीय क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। न्यूनतम जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 5000 होनी चाहिए। वहाँ व्यक्ति जो कार्य कर रहे होंगे वो कम से कम, वहाँ के जो व्यक्ति होंगे वो 75% जॉब में रहते होंगे, और वैसे जॉब जिनका किसानी से कोई संबंध ना रहता होगा। 100% अगर उस एरिया में आदमी रह रहा है तो 100% में 75% जो है कोई अच्छे काम से जुड़ा हुआ हो, कृषि कार्य से जुड़े हुए ना हो। यहाँ कहता है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो। जनसंख्या जो घनत्व होगा वो कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। इतना होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे नगरीकरण घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य तथ्य कुछ हैं। झारखंड के 76% लोग गांव में रहते हैं बाबू, तथा 24% लोग शहर में रहते हैं। 76 24 100 हो गया। अर्थात झारखंड एक ग्रामीण जनसंख्या वाला बहुल राज्य है ना। ये आपको पता है कि झारखंड जो है एक ग्रामीण जनसंख्या वाला बहुल राज्य है। यहाँ गाँव में ज्यादा आदमी रहता है। देखिए 76% लोग जब गाँव में रहते हैं, है ना, 76% गांव में रहते हैं, तो सीधा सीधा हम आपको ये भी संबंध जोड़ करके बता दें कि अगर गांव में रह रहे हैं तो किसानी कार्य से संबंध उनका रहा होगा। तो 76% लोग खेती बाड़ी पे निर्भर है बाबू, आश्रित है। झारखंड की नगरीय जो जनसंख्या है वो 24% तथा देश की नगरीय जनसंख्या 31.2%। देश का अगर बात की जाए तो 31.2% है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में 27वां स्थान है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का, पूरे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड का जो नगरीय के रूप में स्थान है वो 27वां है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, अनुसूचित जाति से झारखंड में अगर 2011 की बात करें तो 2011 में झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 व्यक्ति में का 12% निकालिए, उतने एससी हैं। 2001 में झारखंड के कुल जनसंख्या का 11.8% थे। तो ये 2001 का आप छोड़ दीजिएगा, 2011 का आंकड़ा आपको याद रखना है। हालांकि हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम आपको सारी चीजों को पढ़ाएं। जो भारत में झारखंड का 19वां स्थान है, ये 19वां स्थान है
इस मामले में कि अधिसूचित जाति जो है झारखंड में इतना रह रहे हैं, तो इनका स्थान पूरे भारत में 19वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पलामू में सबसे अधिक अनुसूचित जाति रहते हैं और सबसे कम लोहरदगा में रहते हैं। अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात किया जाए तो चतरा में ज्यादा रहते हैं और पाकुड़ में कम रहते हैं। क्या रहते हैं? अनुसूचित जाति। देखिए बाबू, जनगणना एक कुछ आंकड़ा याद रखने होंगे, जहां कॉन्सेप्ट की बात होगी वहां हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2011 में अनुसूचित, आपने जनजाति के बारे में देख लिया, आप अनुसूचित जाति के बारे में देखिए। हालांकि वो भी अनुसूचित जाति के बारे में ही था और ये भी। अब देखिए बाबू, अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति, देखिए जनजाति हमारे राज्य में बहुत ऐसे जनजातियां रहते हैं। हालांकि 32 प्रकार की जनजातियां से भी अधिक जनजातियां हमारे राज्य में रहते हैं। हालांकि 2011 जनगणना के अनुसार भी हम लोग 32 जनजाति ही लेकर के चलेंगे, कोई जनजाति बढ़ चुके हैं। तो इसी में से यही बता रहा है कि बाबू 3,29,88,134 व्यक्ति हैं, उसमें से जनजाति लोगों की संख्या कितनी है? अगर 100% आपका 3,29,88,134 आ रहा है तो इसमें से कितना प्रतिशत लोग जनजाति हैं, मतलब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, और कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं? 2011 में झारखंड की कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का, वो 26.2% है। और 2001 में अगर बात किया 26.3% है, जो आपके देश का 11वां स्थान पर इनका स्थान है। देश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति पूरे भारत में 11वां स्थान रखता है। लिंगानुपात की बात करें, सारी चीजें हम आपको पहले बता दिए हैं। लिंगानुपात यही होता है बाबू कि 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं, वही लिंगानुपात कहलाता है। तो यही है स्त्री पुरुष लिंगानुपात। जनसंख्या को लिंग के आधार पे पुरुष और स्त्री वर्ग को विभाजित किया गया है। देखिए, लिंग के आधार पे पुरुष और स्त्री वर्ग को विभाजित किया गया है। लिंगानुपात का मतलब है कि स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों के अनुपात में कितनी है, वही मैंने 1000 पुरुष पे महिला कितनी है, यही बातें हैं। 2011 में बात की जाए तो 1000 पुरुष पे सिर्फ 948 महिला हैं, और यही बतिया 2001 की बात करें तो 1000 पुरुष पे 941 महिला थी। और देश का लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिला है 1000 पुरुष पे। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश में 17वां स्थान है, 17वां स्थान पे आता है लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा झारखंड। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर की बात कहां से की जाती है, कितने ऊपर के उम्र से हम लोग बात तो करेंगे कि कोई भी व्यक्ति शिक्षित है। अगर कोई भी व्यक्ति 7 साल का ऊपर है, अगर वो कोई भी भाषा को समझ सकता है या पढ़ सकता है या लिख सकता है, उसी को हम लोग साक्षर मानते हैं। अगर कोई बच्चा 7 साल के ऊपर का है, मान लिया जो कोई 6 साल का पढ़ लिख रहा है, तो उसको हम लोग साक्षरता के अंतर्गत नहीं रखेंगे। एक क्राइटेरिया है बाबू का, अगर उस बच्चा 7 साल का है और 7 साल का है या 7 साल से अधिक उनकी उम्र हो रही है ना, अगर वो कोई भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, तो वो साक्षरता के अंतर्गत गिना जाएगा। तो देखिए, हमारे यहाँ जो साक्षरता दर है वो 66.41% है ना, और भारत की साक्षरता दर है 73%। अगर पूरे देश के स्तर में बात किया तो हमारा झारखंड का साक्षरता में 32वां स्थान पे आता है। चाहे वो राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ करके हमारा जो साक्षरता दर का रैंक आता है पूरे भारत में, वो 32वां स्थान पे आता है। देखिए, साक्षरता क्या है? 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है तथा लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है। ठीक है,
हम आपको भारत का भी बता दिए 73% है, और पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो स्थान जो झारखंड का है वो 32वां है। आइए अब आप लोग यहाँ देखिए कि झारखंड से संबंधित कुछ अन्य जानकारी मैंने आपको दिया है। झारखंड में शहरी कामों मतलब शहर के कामों में जो व्यस्त हैं वो कितने लोग हैं? 3,29,88,000 में कुछ पुरुष हैं कुछ महिला हैं। तो पुरुषों की बात की जाए तो 13,62,561 जो पुरुष हैं वो आपके शहर के कामों में बिजी हैं, शहर में काम करते हैं। महिलाओं की बात करें बाबू तो 1,75,143 महिला। अगर कितने पुरुष हैं जो खेतों में काम करते हैं तो 24,30,305 पुरुष जो है खेतों में काम करते हैं। कितने महिलाएं जो खेतों में काम करते हैं तो 14,77,352 है ना। इतना आपको डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको एक ही बार ना पढ़ना है, इतना समय थोड़े है जीवन में बार बार पढ़िएगा। झारखंड में धर्म आधारित जनगणना की आंकड़े हैं बाबू कि हिंदू कितने प्रतिशत हैं। बाबू अगर 100% में हिंदू कितने प्रतिशत, देखिए 67.83% हिंदू हैं, मुस्लिम 14.53% हैं, ईसाई हैं 4.30%, सिख हैं 0.22% और जैन है 0.05%, बौद्ध है 0.03% और अन्य है 13.04%। झारखंड के जनजाति, झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां, 32 से प्लस जनजातियां हैं, लेकिन आंकड़ा के हिसाब हम लोग जनगणना की बात करें तो अभी 2011 जनगणना के अनुसार चलेंगे। 21 में जनगणना हुई नहीं, हालांकि जनजातियां तो बढ़ रही है तो बढ़िए रही, भले जनगणना हो या ना हो। जिसमें कुछ संवेदनशील है बाबू, कुछ संवेदनशील है। उसमें सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रतिशत में पाए जाने वाली जो जनजाति हैं, सबसे अधिक जो है संथाल जनजाति पाई जाती है हमारे राज्य में 35%। कुल जनजातियों की जो सबसे अधिक आबादी है वो संथाली का है, फिर उरांव का, फिर मुंडा का, फिर हो का है, फिर माल पहाड़िया का है। देखिए 35%, 18.14%, 14.56%, 9.23%, यह आपके आंकड़ा है, आप यहाँ देख लीजिएगा। सौरिया, कोरवा, बिरहोर, सब्बर, बिरजिया, कुल आदिम जनजाति है ना। तो सर्वाधिक या न्यूनतम पुरुष वाला जो जिला है आप यहाँ देखिएगा कि बाबू पूछेगा कि बताओ बाबू 24 गो जिला है आपके राज्य में, उसमें से सबसे अधिक कौन ऐसा जिला में पुरुष अधिक पाया जाता है? तो बाबू सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर रांची का है तो रांची में पुरुष भी होंगे महिला भी होंगे, है ना। तो पुरुष है रांची में, देखिए कितना है 14,94,937। और सबसे कम तो यहाँ की जनसंख्या ही कम है, लोहरदगा की जनसंख्या कम है, यहाँ का देखे होंगे आप लोग घनत्व भी कम है। तो ये सबसे कम लोहरदगा में पाया जाता है 2,32,629। रांची में महिला भी अधिक पाए जाते हैं 14,19,316 और लोहरदगा में सबसे कम पाया जाता है 2,29,161। झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के कुछ आंकड़े हैं, जैसे आप यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखेंगे। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजाति की कुल आबादी जो है वो जनजातियों की कुल संख्या का 3/4, मतलब यही सब संथाल, मुंडा, उरांव, हो, यही सब बाबू 75% जनसंख्या है जनजातियों में, बाकी 25 में सब आते हैं। जनजातियां विशेष रूप से झारखंड के दक्षिण एवं उत्तर पूर्वी भाग में रहते हैं। दक्षिण मतलब बाबू देखिए उड़ीसा साइड, उड़ीसा का कॉर्नर जो है ना, सिमडेगा हो गया आपका, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, और उत्तर पूर्वी भाग माने वो आप समझिए कि साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, वही साइड जनजातियां अधिकतर रहते हैं। उरांव जनजाति लोहरदगा, रांची, गुमला में रहते हैं। बाकी अनसंवेदनशील जनजाति जैसे मुंडा हो, खरवार, लोहरा, भूमिज, खड़िया, खुट्टी पश्चिम सिंहभूम में रहते हैं, पलामू में रहते हैं, रांची पूर्वी सिंहभूम और गुमला हो गया, गुमला जैसे जिले में निवास करते हैं।
बिरहोर जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक फैली हुई है। बिरहोर जनजाति है जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक फैली हुई है, अधिक इसका विस्तार है और आधे से ज्यादा की संख्या में हजारीबाग, चतरा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम में फैले हुए हैं बिरहोर जनजाति। साहेबगंज और पाकुड़ में जिलों में मुस्लिम संप्रदाय की कुल जनसंख्या का 35% है। देखिए, साहेबगंज और पाकुड़ जिले में मुस्लिम संप्रदाय की कुल जनसंख्या जो है हमारे झारखंड में मान लिया जाए 100% मुस्लिम रहते हैं, मान लिया जाए तो उसका आपको पाकुड़ और साहेबगंज में ही 35% अकेले वहाँ मुस्लिम रहते हैं। ईसाई संप्रदाय जो है वो सिमडेगा में ज़्यादा हैं, खुट्टी में ज़्यादा हैं, गुमला में ज़्यादा हैं ना। सिमडेगा में आधे से अधिक संख्या ईसाई ही है। सिमडेगा ना है, इसमें से अधिक जो आबादी है, आधे से अधिक जो आबादी है सिमडेगा में वो ईसाई ही है, ईसाई धर्म को मानने वाले ही हैं। 2011 जनगणना के अनुसार अगर ओबीसी की बात की जाए तो बाबू अगर 100% जनसंख्या हमारे झारखंड की, तो इसमें से ओबीसी की जनसंख्या मतलब आधा लगभग मानिए कि इसी का है, ओबीसी का 40.42%। अगर जनसंख्या में बात की जाए तो 1.33 करोड़, और ये अधिकतर पाए जाते हैं गिरिडीह में, बाबू देवघर में, पलामू में, सरायकेला खरसावां में। राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है वो खूंटी है। सबसे कम जो पाया जाता है ओबीसी की जनसंख्या वो खूंटी में पाया जाता है। तो बाबू यही थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद है बाबू इस चीज को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। कुछ आपके आंकड़े हैं जो याद रखने होंगे, हालांकि मैंने आपको यहाँ पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी मैंने आपको यहाँ देने की कोशिश किया है। और आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा बाबू, जाते जाते एक बार हम और आप लोग को सूचित कर देना चाहते हैं कि आप 5,000 बचाएं, है ना, और सिर्फ 499 रुपये में उससे बेहतर पढ़ाई प्राप्त करें। अगर आपको खोटा में एडमिशन लेना होगा तो यूट्यूब पे कई डेमो क्लासेस होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ आपको कुछ और पढ़ाए जाएंगे, वहाँ नहीं, बिल्कुल मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे। और जिस प्रकार से आपको यहाँ वीडियो दिए जा रहे हैं ठीक उस प्रकार से वहाँ भी आपको वीडियो ही दिए जाएंगे। 5,000 की जगह पे आप 499 में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं बाबू। किन्हीं का 2500 का कोर्स कुछ भी हो, अगर आप एक सब्जेक्ट हमसे पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको एक रिचार्ज का पैसा ही लगेगा। हालांकि बाबू अगर बात की जाए तो एक बच्चा को आप घर वाले बच्चा को भी पढ़ाते हैं तो आज घर वाला बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ता है तो उसको 500 या 1,000 रुपया देना पड़ता है। तो हम लोग एक अच्छे लेवल की पढ़ाई यहाँ प्राप्त करते हैं। अपने जीवन को अगर सेटल करने की बात होती है तो 2-4-500 रुपये की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। और ये समझिए कि हम आपसे पैसे नहीं, एक गुरु दक्षिणा के तौर पे ये बातें कही जा रही है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी आप हमें जानकारी लेना चाहें तो 9771080302 पे भी हिचक कॉल करेंगे। एडमिशन लेनी हो तो भी, नहीं लेनी हो तो भी, कोई संदेह नहीं है, आप हमसे निसंदेह बात कर सकते हैं। तो यही थी बाबू। अगर आपको कोई डेमो क्लास देखना हो कोठा से संबंधित, चाहे वो जेपीएससी का हो या सीजीएल का हो, एलडीसी का हो, उत्पाद का हो, सारे क्लास आपके खोटा के पड़े हुए हैं। हिंदी के भी आपको डेमो देखना हो तो हिंदी के भी डेमो आपको मिलेंगे। आपका ये झारखंड जीके के भी आपको डेमो मिलेंगे। सारे कोर्स के डेमो उपलब्ध हैं आपके यूट्यूब पे ही। तो ठीक है, हो छुआ लोग इन बाबू, मिलो ही ये बाद में हो, तब तक रखे है अपन ध्यान।